स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि अभी पिछले पार्ट में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया, जो कि अब हम एक नए तरीके से कार्य कर रहे हैं और वो तरीका ये है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाते हैं और उसके बारे में खास तौर से आईसीएमआर के पार्ट को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं और इसी संदर्भ में हमने कुछ ऐसे टॉपिक को कवर किया, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए भी आवश्यक है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आवश्यक है, जिसको हम इग्नोर करके चले जाते हैं और हमें खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ को कवर किया और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को कवर किया, जहाँ से पिछले साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। उसी क्रम में अब हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूँ, ये आईसीएमआर जो कि 2018 के पेपर का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है, ये आपका आईसीएमआर में पूछा गया, पिछले साल पूछा गया, 2021 में पूछा गया है। ठीक है? तो अब हम इन 2 क्वेश्चन्स को डिटेल में देखेंगे, बट चूँकि जैसा कि हम कल के पिछले के लेक्चर में मैं जब सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने एक माइक्रो इंजेक्शन का वर्ड का यूज़ किया था। तो उसी संदर्भ में हम इसके आंसर को देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मुझे मिला, जो कि ये आईसीएमआर में पूछा गया 2021 में, ठीक है? तो यहाँ पे ये पूछा गया कि माइक्रो इंजेक्शन इज़ ए मेथड यूज़्ड किया जाता है। तो याद है ना, पिछले के लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि एक ज़िक्र आया था कि एनिमल सेल्स में जब हम गिफ्ट और जिफ्ट पढ़ा रहे थे, तो उसी में ज़िक्र आया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि माइक्रो इंजेक्शन जो होता है, वो हमेशा क्या करते हैं, एनिमल सेल्स में किया जाता है, ये मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा जो आपका पार्टिकल, जब आपकी प्लांट सेल्स की बात आती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, पार्टिकल बम्बार्टमेंट किया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है? बम्बार्टमेंट करके एक टेक्निक होती है, जिसमें गोल्ड या टंगस्टन का टैग होता है, ये चीज़ें आपको याद होंगी। तो ये बायोटेक का पार्ट है, जो याद रखिएगा। तो प्लांट के केस में अलग मसला होता है, एनिमल के केस में क्या होता है, हम माइक्रो इंजेक्शन करते हैं जब हमें किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है? तो यही क्वेश्चन ये पूछा गया था। दुनिया की जानकारी अगर आपको नहीं है, केवल इतना पता था, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो माइक्रो इंजेक्शन ये मेथड यूज्ड किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो इंजेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल, ठीक है? तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन के बेस्ड पर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट? तो अब हम ये क्वेश्चंस को कर लिए हैं, अब हम इस दोनों क्वेश्चन के डिटेल स्टडी करेंगे और देन हम आके इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, राइट? तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जैसा कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ रहे थे, तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि इन चीज़ों की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा ये समझ लेते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, ये इसका पहला पार्ट है। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई? तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। तो क्या-क्या प्रॉब्लम होती है अगर आपका रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम अराइज होती है, तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, वो ओवर पॉपुलेशन होता है, जनसंख्या वृद्धि, जो कि आपका मेन प्रॉब्लम है। हालांकि ये मेन, जैसे कि इस लाइन में यहाँ पे लिखा है, मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया जो होता है, वो क्या है, भारत में एक्सेसिव पॉपुलेशन है, विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव एजुकेशन, दोनों चीजों से इसका लेना देना है। टू अचीव रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सम प्लान एंड प्रोग्राम आज स्टार्ट किए गए। इसमें आपको याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1951 में भारत में स्टार्ट किया गया, दीज प्रोग्राम वर प्रॉपरली नेम्ड एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। तो हो सकता है कि ये आपसे पूछा जा सके कि किस ईयर में ये इनिशिएट किया गया था। तो 1951, आज़ादी के तुरंत बाद, 3 साल बाद जो है, 4 साल बाद कह सकते हैं, 1947 में हमको आज़ादी मिली, उसके बाद 1951 में इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया कि इन चीज़ों पे हमको कंट्रोल लाना है, ठीक है? तो इस संदर्भ में यहाँ पे कार्य किया गया, 1951 में इसको इंश्योर किया गया। मेजर टास्क क्या था इसका, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, बनाने के लिए ये किया गया है कि सब लोग रिप्रोडक्टिव भी हेल्दी रहें और कोई डिजीज ना कॉज हो, ठीक है? या कोई भी और भी जैसे जनसंख्या वृद्धि का खतरा है, वो सारी चीजें ना अराइज हो। इसके बाद अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन के खिलाफ लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए। ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, फैमिली, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, टीचर्स में क्या होना चाहिए, इन बातों को करना चाहिए, मतलब इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ तरीके होते हैं जिससे हम इन मुद्दों को सुलझा सकते हैं, समझ सकते हैं और चीजों को दूर कर सकते हैं।
इसके अलावा सेक्स एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ पे एक लैक होता है हमारी सोसाइटीज़ में। तो सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इंट्रोड्यूस करना चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए। ये आपको बताया गया था। इसके बाद नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी ज्ञान होना कितना आवश्यक है, जो कि हमने पिछले पार्ट में कवर कर लिया था। एसटीडी को वो आप मेरे अगर नए चैनल पे जुड़े हैं, तो आप इस लेक्चर को जाके वापस से देखिएगा। क्योंकि ये एक रिप्रोडक्टिव संबंधी डिजीज़ होती हैं, तो इनका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, ठीक है? तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एडोलेसेंस, रैपिड ग्रोथ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस होना चाहिए। एसटीडी जैसे आपका एड्स इसका एग्जांपल होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, राइट? बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड, तो आपको ये भी पता है कि बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस भी आते हैं, तो इन सब के बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए कि हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि फर्टाइल कपल एंड पीपल्स ऑफ मैरिजेबल एज ग्रुप शुड नो अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, उनको पता होना चाहिए ताकि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल कर सकें। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, कहने का मतलब ये है कि आप जब देखते हैं कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल एविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स नहीं होने चाहिए। तो कुल मिला के ये एक ज्ञान भी देना चाहिए कि ये कोई एक मतलब जो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं या उनकी एक धारणा बन जाती है, तो वो चीज़ों से दूर होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सोसाइटी में फैलाना चाहिए। ठीक है? सही ज्ञान हमको भेजना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम क्या-क्या आ सकती हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, इनफर्टिलिटी है, और एक जो टेक्निक होती है एमिनोसेंटेसिस, इसका ज़िक्र यहाँ पे आया है, तो जैसा कि इसका नाम आपने सुना होगा। ये क्या होता है, बेसिकली एक टेक्निक है जिसको एमाइनोसेंटेसिस बोलते हैं, इज़ अ फीटल सेक्स एंड डिसऑर्डर डिटर्मिनेशन, मतलब आप फीटल का सेक्स और डिसऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं, टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ एम्ब्रियो सेल्स इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो होता क्या है कि प्लेसेंटा के केस में क्या होता है कि जब प्लेसेंटा से अटैच होके बेबी ग्रो कर रहा होता है, तो वहाँ पे बहुत सारी लेयर बनी होती हैं, जिसमें एक क्या होता है आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है, तो इस फ्लूइड की मदद से हम बच्चे का मतलब क्रोमोसोमल पैटर्न एनालिसिस करके हम उसके सेक्स को और उसके डिसऑर्डर, अगर उसमें कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, मान लीजिए कि अगर उसमें अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या हो सकते हैं, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है? टर्नर सिंड्रोम है, तो इन चीज़ों को हम पता कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई खामियाँ हैं बच्चे में, तो हम वो चीज़ें जान जान सकते हैं। तो ये जो टेक्निक होती है, इसको एमिनोसेंटेसिस बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। कैसे करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एम्ब्रियो की सेल्स में देखते हैं, क्या देखते हैं, क्रोमोसोमल पैटर्न को देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके काम के लिए है, इसको याद रखिएगा, और हम फीटल के सेक्स एंड डिसऑर्डर को देख सकते हैं। लेकिन आपको पता ही है कि इस प्रोसीजर कैसे होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन सेल फ्रॉम द स्किन ऑफ द फीटस एंड अदर सोर्स से लिया जाता है। दीज सेल्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द इन्फेंट, बेसिकली ये उसके सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए होता है, जो कि उसके क्रोमोसोम नंबर पे होगा, एंड टू डिटेक्ट सर्टेन बायोकेमिकल एंड एंजाइमेटिक एब्नॉर्मलिटीज भी हम जान सकते हैं, ठीक है? इफ इट इज स्टेबलाइज्ड दैट द चाइल्ड इज लाइकली टू सफर फ्रॉम ए सीरियस इनक्यूरेबल कॉन्जेनिटल डिफेक्ट, द मदर शुड गेट द फीटस अबॉर्टेड। तो कहने का मतलब है कि इसको गलत गलत वे में सोसाइटी में ले लिया गया। एक्चुअली में हुआ क्या कि ये टेक्निक बनाई गई, जिससे अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर डाउन सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम का व्यक्ति है, ठीक है? जो आगे जाके मतलब बच्चे सभी अच्छे होते हैं, बट फिर भी अगर कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम है, तो उनको अबॉर्शन करने की भी सलाह दी जाती है। बट हमारे सोसाइटी में क्या हुआ कि इन चीज़ों को क्या करने लगे, मिसयूज़ करने लगे। ये बात याद रखिएगा, मिसयूज़ में क्या करने लगे, सब लोग इसका उपयोग करके क्या करने लगे, सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे। अगर उनको पता चला कि अगर ये लड़की है, तो जैसा कि आपको पता है कि जो कि हमारे समाज में मेल और फीमेल में काफ़ी भेदभाव होता है, तो जहाँ पे फीमेल को क्या करते थे, अगर पता चल गया कि फीमेल होने वाली है, तो उसका अबॉर्शन करा देते थे। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा-सा क्या कहूँगा, ये बहुत ही गलत बात है यहाँ पे, जो कि इसका मिसयूज़ करने लगा गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन-सी ऐसी टेक्निक है जो फीमेल 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 स्टू मतलब फीमेल फीटस को मतलब टर्मिनेट करने के लिए मिसयूज़ करने जाने लगी। तो वो जो टेक्निक थी वो एमिनोसेंटेसिस थी। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप याद रखिएगा,
क्योंकि एक ये आपका नॉलेज है कि रीसेंट स्टडी है डिस्कवर दैट एमनियोटिक फ्लूइड में क्या-क्या होता है। तो आपकी मल्टीपोटेंट ये याद रखिएगा मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं, ये याद रखिएगा जो आपकी मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं वो मल्टीपोटेंट होती हैं। एम को जोड़ दीजिएगा आपका आंसर बन जाएगा। इसमें ही आपकी हीमोपोएटिक सेल्स होती हैं, न्यूरल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स होती हैं, आर्टिफिशियल हार्ट वॉल वर्किंग, ट्रैकिया एज़ वेल एज़ मसल्स, फैट, बोन फलाना जो भी चीज़ें होती हैं, तो इंजीनियर किया जा सकता है यूजिंग ऑफ एमनियोटिक स्टेम सेल। मतलब स्टेम सेल्स जो होती है, ये क्या है आपकी एमनियोटिक स्टेम सेल्स जो होती है, ठीक है? ये आप समझ लीजिए एमनियोटिक स्टेम सेल जो होती है, ये आपकी मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है। ये मैंने आपको ब्लड इम्यूनोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था कि मल्टीपोटेंट का मतलब ये बहुत सारी तरह के सेल्स में कन्वर्ट होने की क्षमता रखती हैं, तो आप इससे बहुत चीज़ों को रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं अगर आप में कोई प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना होगा टिश्यू ऑब्टेन करना होगा एमनियोटिक सेल लाइन सो प्रॉमिसिंग फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्जेनाइटल डिजीज या किसी में अगर कोई डिजीज है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बस आपको ये जानकारी बताएगी क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है मतलब ये इनके में क्या होता है आपकी मल्टीपोटेंट सेल्स होती हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है कि एमनियोटिक सेल्स आपकी कैसी सेल्स हैं, तो आपकी कैसी होती हैं, मल्टीपोटेंट होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी सेल्स आपको पता होता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा प्लूरीपोटेंट होती हैं, ठीक है? प्लूरीपोटेंट का भी नाम आता है। इसी तरीके से आपका टोटीपोटेंट होता है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। बेसिकली प्लांट की सेल्स जो होती हैं वो आपकी टोटीपोटेंट होती हैं। तो खैर ये सब एक अलग विषय है, इसको मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया हुआ है, तो उसको जाके आप देखिएगा। नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको डिटेल में बताऊँगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे समझा क्या समझा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी होना कितना आवश्यक है। सबसे पहला रिप्रोडक्शन का सीधा ओवर पॉपुलेशन से रिलेशन है। इसके संदर्भ में भारत सरकार ने, हमारी देश ने क्या किया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नाम से एक मतलब कह सकते हैं कि एक प्रोग्राम इनिशिएट किया जो 1951 में इनिशिएट हुआ। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के खिलाफ अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। सभी शिक्षक भाई बंधुओं सबको इसके बारे में बात करनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन बच्चों में प्रोवाइड करना चाहिए। एसटीडीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए। बर्थ कंट्रोल डिवाइसेज़ जो होती हैं, उनको जो शादीशुदा व्यक्ति होते हैं, उनको इस बारे में जानकारी देनी चाहिए कि आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और जो यहाँ पे सेक्स अब्यूज़ या सेक्स रिलेटेड क्राइम होते हैं, उन पर भी हमें पाबंदी लगानी चाहिए, उन पर भी हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। और वो कैसे ले सकते हैं हम? एक तो आपका जो अलग प्रोसेस है, उससे तो आप करेंगे ही, उसके अलावा आपको क्या करना है, एक अवेयरनेस लाना है बच्चों में, सोसाइटी में, सब जगह पे सेक्स अब्यूज़ वगैरह को क्या करना है, कंडेम करना है कि इसको मतलब ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में होना चाहिए। और एमिनोसेंटेसिस एक टेक्निक थी जिससे हम क्या कर सकते हैं, फीटल के सेक्स और डिसऑर्डर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? क्रोमोसोम मैटर पैटर्न के माध्यम से हम उसको कर सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, अगर कोई में डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, तो हम उस चीज़ को पता लगा सकते हैं। लेकिन इसका मिसयूज़ किया जाने लगा। जब मिसयूज़ किया जाने लगा तो क्या हो गया, दिक्कत आ गई। कैसे मिसयूज़ करने लगे? अगर उसका सेक्स पता चल गया, फीमेल है, तो क्या करते लगते थे, उसका फीमेल का एबॉर्शन कर देते थे। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब चूँकि एमनियोटिक फ्लूइड की बात आई तो हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो क्या होता है, मल्टीपोटेंट होता है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन है जो आपके बहुत ही काम की है। ठीक है? एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। मैं इसको हाइलाइट कर देता हूँ, मल्टीपोटेंट को याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो पीछे फिगर बना हुआ था, ये आपका ये वाला जो पॉइंट है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अमीनो सिंथेसिस टेक्निक से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दी है। इसके अलावा जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरिया में जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको कार्य करते रहना चाहिए ताकि ऐसे अगर कोई डिज़ीज़ हो रही है या कोई ऐसे ड्रग है जो जनसंख्या जनसंख्या नियंत्रण में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इनको इनको इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो इसी संदर्भ में जो कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है, सहेली जो है न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव ड्रग है, फीमेल्स के लिए है, हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है, सीडीआरआई लखनऊ ने बनाया है। तो ये याद रखिएगा। और इसके अलावा ऐसे भी याद रख लीजिए कि सर जिस इंस्टीट्यूट में कार्य करते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वहाँ की ये प्रोडक्ट है, इसको याद रखिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन जो उस दिन छूट गई थी, वो मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ। ये मार्केट में सहेली नाम से आता है, या जो ये आता है, ये छाया नाम से आता है, ठीक है? हिंदी में इसको छाया बोलते हैं। तो अगर छाया भी दे देगा, तो भी आप इसको करेक्ट आंसर पे टिक करेंगे, ठीक है? वन्स अ वीक ली जाती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है? वन्स अ वीक लेते हैं, ठीक है?
इसका जो साइंटिफिक नेम था वो सेंट क्रोमान था, इसको याद रखिएगा एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? सेंट क्रोमान था, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उस लेक्चर में प्रोवाइड करा दिया था। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी सबको उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग एक ये टेक्निक होती है जिसको पीयूबीएस बोलते हैं, इसको कॉर्डोसेंटेसिस बोलते हैं। डायग्नोस्टिक जेनेटिक टेस्ट एग्जामिन करने के लिए होता है। एग्जामिन्स ब्लड फ्रॉम द फीटल के अम्बिलिकल कॉर्ड से लिया जाता है, जिससे आप फीटल की एबनॉर्मेलिटी देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि फीटल के बारे में हम एक तो अमीनो सेंटेसिस से जानकारी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा जो नए माध्यम में जो टेक्निक बनी है वो क्या है, पीयूबीएस है। तो इसको याद रखिएगा, पीयूबीएस जो है उसको यूज किया गया है, ठीक है? पीयूबीएस को यूज करने लगा है। इसका पूरा नाम परक्यूटेनियस अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सैंपलिंग, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड, फीटस के ब्लड को लेते हैं और उसमें हम डायग्नोज करते हैं। प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ रैपिड क्रोमोसोम एनालिसिस पर ये भी आधारित है। दोनों ही टेक्निक जो है वो क्रोमोसोम को, पैटर्न को देखती हैं। यूजफुल व्हेन इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन थ्रू अमीनो सिंथेसिस। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमने अमीनो सिंथेसिस से अगर हमको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है या हम किसी चीज पे निर्णय पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, कॉर्डोसिंथेसिस करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के सैंपल को एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अल्ट्रासाउंड वगैरह आप जानते ही हैं, अगर उन सब से आपको कोई पॉसिबल आउटकम नहीं मिल रहा है तो हम ये टेक्निक करते हैं। दिस टेस्ट कैरी अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड इज टिपिकली रिजल्ट फॉर प्रेगनेंसी डिटरमाइंड टू बी हाई रिस्क ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट। तो हालांकि ये बहुत ही, इसका ड्रॉबैक भी है कि यहाँ पे जेनेटिक डिफेक्ट भी आ जाते हैं, बट फिर भी ये एक टेक्निक है। अगर अमीनो सिंथेसिस से आपको नहीं पता चलता है तो आप यहाँ पे इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमको ये बातें पता चल गई। इसके बाद मीजल टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आपको एजुकेशन देना होगा, जैसे कि हमारे भारत सरकार ने ऐसा करती है, हम दो हमारे दो। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में भी मिल सकती हैं। सेक्शन ए में मैरिजेबल एज हमारे देश में निर्धारित है, जो कि आपको पता ही होगा, फीमेल में 18 साल और मेल में 21 साल निर्धारित की गई है। बहुत सारे इंसेंटिव्स लिए जाते हैं, फैमिली प्लानिंग यहाँ पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से करके हम क्या बोलते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण को हम कर सकते हैं। अब मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, अब यहाँ से असली कहानी स्टार्ट होती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं केवल उसी पॉइंट को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी इस पूरे चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? और अच्छे से इनको रीड करना, ठीक है? इसमें कोई बहुत लंबा टास्क नहीं है, ठीक है? जो नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो अब हम इसको यहाँ पे धीरे-धीरे समझ लेते हैं। तो मेथड्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल, तो एक नाम होता है जिसको कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, ठीक है? कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये डिवाइसेस होते हैं, दीज आर द डिवाइसेस व्हिच प्रिवेंट कंसेप्शन या प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ठीक है? जो प्रेगनेंसी को इनहिबिट करे उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं, ठीक है? विदाउट इंटरफेयरिंग इन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब क्या होगा कि ये आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रभावित नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई ऐसा चीज कर रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पे इफेक्ट आ जाए, ठीक है? तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और क्या एक आइडियल कंट्रासेप्टिव के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उसको समझिएगा। सबसे पहली बात, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्टिव जो होना चाहिए वो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए और इजी टू यूज होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर चीज पे लागू होती है, चाहे वो आपकी कोई ड्रग हो, चाहे वो या आपका कोई क्या हो, आपका कोई दवा हो, कुछ भी चीज ऐसी हो, उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस पर लागू होता है, रिवर्सिबल होना चाहिए। जब हमें आवश्यकता होगी तब हम उसका उपयोग कर सकें, जब हमें नहीं आवश्यकता है हम उसका उपयोग नहीं कर सके। कहने का अर्थ ये है कि जब तक हमें, मान लीजिए कि कोई कपल है, जब तक वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों, ठीक है, मतलब बच्चे ना हो तब तक वो इस दवा का सेवन करें, और जब वो चाहें कि हमें बच्चे होने चाहिए तब इसको वो इंटरप्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिवर्सिबल होना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई दवा खाने लगे फिर उसके बाद पता चला कि अब वापस आ ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कंप्लीटली इफेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी के खिलाफ उनका कंप्लीटिवली, मतलब उनका इफेक्ट आना चाहिए। तो बहुत सारे मेथड होते हैं इसमें, आपको नेचुरल मेथड होते हैं, ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, बैरियर्स होते हैं, आईयूडीज आते हैं, ओरल कंट्रासेप्टिव जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ओरल कंट्रासेप्टिव में नाम आपका सहेली का आ जाएगा। कुछ इंजेक्टेबल डिवाइसेस होते हैं, कुछ इम्प्लांट होते हैं, और कुछ जो लास्ट में जो आपका इस्तेमाल होता है वो सर्जिकल मेथड होता है, ठीक है?
तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो हालाँकि मैं इसको शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका नेचुरल मेथड में क्या होता है, ये आपका एक टाइम पॉइंट होता है जिसको सेफ पीरियड बोलते हैं, इसको रिदम पीरियड बोलते हैं। जैसा कि आपने अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा तो जो ओव्यूलेशन होता है वो कब होता है, 14th डे पर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर क्या होता है, ओवा रिलीज़ होता है। तो ये एक तरीका होता है। ओव्यूलेशन अकर रफली अबाउट द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है। फर्टिलिटी पीरियड व्हेन फर्टिलाइजेशन कैन अकर इज अप टू 24 आवर्स आफ्टर ओव्यूलेशन, अवॉइडिंग सेक्स ड्यूरिंग द फर्टिलिटी पीरियड। तो कहने का मतलब ये होता है कि ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए कि ओव्यूलेशन जो है ये आपका ओवा रिलीज़ हुआ 14th डे पर। तो चूँकि इनिशियली तो ये बहुत ही एक्टिव कंडीशन में रहेगा, मान लीजिए कि ओवा आपके सिस्टम में है, तो इस दौरान जो होता है आफ्टर कह सकते हैं 24 आवर तक आपको अनप्रोटेक्ट मतलब किसी भी तरीके का मतलब यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं कि सेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है? तो हालाँकि जो आपका इसी को क्या बोलते हैं, ठीक है? इसको जो बोलते हैं कि आपको अवॉइड करना है। तो इसमें क्या होता है आप इसको और देख लीजिए। ओव्यूलेशन पीरियड कैन बी नोन एज़ द बेसल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 1 डिग्री आपका फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ कर जाता है जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हालाँकि इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये बताया गया है कि ऑलवेज़ बेटर टू अवॉइड सेक्स फ्रॉम डे 10 टू 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से 30 दिन तक चल रहा है या मान लीजिए 28 दिन तक चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आइडियल मेथड होता है कि आपको 10th टू 17 डेज़ मतलब सेक्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड बोलते हैं। ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे 10 से 17 दिन इसलिए लिया गया है क्योंकि ये आप इन चीज़ों से फ़ैमिलियर होंगे कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कभी ये 28 डेज़ की साइकिल होती है, किसी में कम दिन की साइकिल होती है। तो आप एज़ अ सेफ साइड क्या होता है कि 3 दिन आगे और 3 दिन पीछे इसको लेकर चलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, सेफ मेथड बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आपको इन चीज़ों का ज्ञान होगा तभी तो आप इसका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो इसी वजह से बताया गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव या जो ये मेथड्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल है, इसमें हम कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं, ठीक है? तो ये जो तरीके होते हैं, उसमें ये आपको बताया गया है कि आपका एक नेचुरल मेथड होता है, जिसमें आपका सेफ मेथड होता है, जिसको सेफ पीरियड या रिदम पीरियड बोलते हैं, ठीक है? तो आप इन इतने डेज़ में अवॉइड करिए, बाकी टाइम पर आप जो है मतलब तो फिर इसके बाद जो आपका दूसरा मेथड आता है, वो आपका होता है विथड्रॉल मेथड। ये एक मेथड होता है क्वाइटस इंटरप्ट्स बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है बेसिकली विथड्रॉ ऑफ द पेनिस बिफोर इजैकुलेशन से पहले ही क्या करना होता है, पेनिस जो होता है वो विथड्रॉ कर लेना होता है। इसमें क्या होता है हाई फेलियर रेट होता है ड्यू टू प्री इजैकुलेटरी एमिशन ऑफ स्पर्म और फेलियर ऑफ विथड्रॉ। तो ये जो होता है याद रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा आपका कह सकते हैं कि हाई फेलियर रेट जो अगर आपसे पूछा जाएगा तो हाई फेलियर रेट जो होता है वो आपका क्वाइटस इंटरप्टस में होता है, ठीक है? इसके बाद एक कंडीशन और होती है, इसको लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलते हैं। याद रखिएगा जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन मतलब बेबी के बर्थ के बाद क्या होता है देयर इज़ अ फेज ऑफ एमेनोरिया या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो जैसा कि आपको पता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है, इसको याद रखिएगा। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो इंडिकेशन ऑफ क्या होता है प्रेगनेंसी का होता है। ठीक है? इस बात को याद रखना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है? और इसी तरीके से जब आपका बेबी बर्थ हो जाता है उसके बीच मतलब कुछ दिनों तक क्या होता है कि प्रेगनेंसी मतलब कुछ दिनों तक क्या होता है कि आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट नहीं होता है। तो इस इट इज़ आल्सो द फेज़ ऑफ इंटेंस लैक्टेशन का पीरियड होता है। ब्रेस्ट फीडिंग यहाँ पे की जाती है। दिस मेथड इज़ हाउएवर इफेक्टिव ओनली आफ्टर मैक्सिमम पीरियड ऑफ ए 6 मंथ। तो जैसा कि आपको मैंने उस दिन आपको दिखाया था कि ब्रेस्ट फीडिंग मैक्सिमम कब तक की जाती है, तो 6 मंथ का ये क्वेश्चन था। तो समझ सकते हैं कि यहीं से डिराइव हुआ था, ठीक है? तो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो मैक्सिमम 6 मंथ तक की जाती है, तो लैक्टेशनल एमेनेरिया भी एक मेथड होता है कि उस टाइम पर भी क्या होता है कि आपका मतलब मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो स्टॉप रहता है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है। अब यहाँ पे कुछ आपके बैरियर्स मेथड होते हैं, आपका नेचुरल मेथड वो हो गया। बैरियर मेथड में क्या होता है कुछ आपके मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं जो प्रिवेंट करेंगे डिपोज़िशन ऑफ स्पर्म इंटो द वेजाइना। कहने का मतलब होता है कि स्पर्म को कुछ हम ऐसी टेक्निक बना दें, मान लीजिए ये वेजाइना है और ये आपका स्पर्म है, तो हम क्या करेंगे स्पर्म को रोक देंगे, ठीक है? मान लीजिए कि स्पर्म को वेजाइना में डिपॉज़िट होने ही नहीं देंगे, तो ऐसी टेक्निक जो हम बनाएँगे उसको हम क्या बोलेंगे यानी कि यहाँ पर क्या है एक बैरियर मेथड है। समझ रहे हैं? ये एक बैरियर है, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है? यहाँ पर क्या है एक ऐसा बैरियर है जो इसको
रोके रखेगा, ठीक है? तो अब जो ऐसी टेक्निक बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, बैरियर मेथड बोलते हैं। इसमें जो आपकी कॉमन टेक्निक्स होती हैं, इसमें आपका कॉन्डोम होगा जो कि आप बेसिकली अपने भारत में आपने जब फैमिली में मतलब ब्रेक देखा होगा टीवी पर, वहाँ पे आपने इसको देखा होगा। तो ये आपकी चीज़ें होती हैं, बेसिकली आपका कॉन्डोम जो होता है ये आपका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इंक्लूडिंग एड्स। तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका कौन से ऐसे मेथड हैं जो आपका एसटीडी से भी कंट्रोल करता है, तो वो आपका क्या आंसर हो जाएगा, बैरियर मेथड्स होते हैं। इसके अलावा फीमेल कॉन्डम भी आते हैं, इन चीज़ों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये पॉलीयूरेथेन पाउच वगैरह होते हैं, ठीक है? तो ये भी जो होते हैं, ये आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से ऑल्सो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा 3 और चीज़ें होती हैं, डायाफ्राम होता है, सर्वाइकल कैप होता है और वॉल्ट कैप होता है, ठीक है? इसके अलावा कुछ आपके केमिकल मेथड होते हैं, केमिकल मेथड में क्या होते हैं, कुछ स्पर्मिसाइडल केमिकल्स होते हैं, द केमिकल कंट्रासेप्टिव आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ क्रीम, तो इनके केवल आप नाम याद रखिएगा। जैसे डेल्फिन है, जेलीज़ वगैरह कुछ होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं, क्लोरामीन टी वगैरह हैं, दे कॉमनली कंटेन, इनके में होता क्या है, लैक्टिक एसिड या बोरिक एसिड या सिट्रिक एसिड या जिंक सल्फेट, ये याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे पूछ लें। पोटेशियम परमैंगनेट होता है, दे कंट्रासेप्टिव आर इंट्रोड्यूस इन वेजाइना प्रायर टू सेक्स, मतलब क्या होता है, वेजाइना पर क्या करते हैं, इसको जेली टाइप के होते हैं, उनका बैरियर टाइप का इसको लगा दिया जाता है। ठीक है? तो इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। स्पंज टुडे जो फ़ोम वगैरह यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। नाइनॉक्सिनाइल 9 जो होता है वो आपका स्पर्मिसाइड होता है। इट किल द स्पर्म बाय डिस्टर्बिंग द मेम्ब्रेन, स्पर्म के मेम्ब्रेन को नष्ट कर देगा। मॉइस्चर बिफोर यूज्ड टू एक्टिवेट द स्पर्मिसाइड, द डिवाइस आल्सो एब्सॉर्ब इजैकुलेट। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ केमिकल्स के नाम है, अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नोनोज़ाइनोल 9 ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। और मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा कि क्यों ये मैं पढ़ा रहा हूँ और क्यों ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम में, और आपसे ये चीज़ें पूछी जाएँगी डेफ़िनेटली, ठीक है? तो इस पार्ट को हमने कवर कर लिया। इसके अलावा कुछ आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइसेज़ होते हैं जिनको इंजेक्ट किया जाता है, मेटल्स टाइप के होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है? अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तो वो इनर्ट होंगे, या आपके कॉपर रिलीजिंग होंगे, या हार्मोन रिलीजिंग होंगे। मतलब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे डिवाइस को यूट्रस में क्या करेंगे, यूट्रस में क्या करेंगे, उनको इंजेक्ट कर देंगे, वहां पे लगा देते हैं। मतलब इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, यूट्रस में करेंगे, प्रिवेंट कॉन्सेप्शन, ठीक है? तो यहाँ पे जो इनर्ट आईयूडीज आर मेड टू पॉलीएथाइलिन इंटीग्रेटेड विद बैरियम सल्फेट और स्टेनलेस स्टील, जो कि आपका लिपे लूप होता है, इसको याद रखिएगा, जो आपका इनर्ट आईयूडी में आता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ इनर्ट आईयूडी जो नॉट क्लियर है, बट क्या करता है, दैट दिस इज ए इम्पेयरमेंट ऑफ स्पर्म एसेंट, देयर इज ए क्विक ट्यूबल मोर्टेलिटी रिजल्टिंग इन प्री मैच्योर माइग्रेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग इनटू यूट्रस बिफोर रेडिकल एंड हिस्टोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस इन एंडोमेट्रियम। तो कुल मिला के स्पर्मिसाइडल इफेक्ट करता है। तो ये जो आपके मेथड होते हैं, इसमें आपका इनर्ट में जो क्या आएगा, आपका लिपे लूप होगा। ये आपके कुछ आपके इमेजेस दिए गए हैं, आपका मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, ठीक है? इस तरीके से स्पर्मिसाइडल क्रीम्स होती हैं, कॉपर टी वगैरह होता है, मल्टी लोड कॉपर टी, ये भी मैं आपको भी दिखा दूंगा, हार्मोनल इम्प्लांट वगैरह और हार्मोनल इंजेक्शन, ठीक है? तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। इसके बाद जो आपके कॉपर टी, जो कि कॉपर आयोडीज जो होते हैं, वो आपके कॉपर कॉपर टीज होते हैं, जो आयनाइज्ड कॉपर के फॉर्म में होते हैं, जो कि स्लोली डिफ्यूज होते हैं एट द रेट ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर डे। लोकल एंटी इन्फर्टिलिटी इफेक्ट बाय ब्रिंगिंग अबाउट रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइन रिलीज करते हैं। तो कॉपर का सी निकालना और साइटोकाइन का सी निकाल देना, जोड़ देना, तो ये क्या हो जाएंगे, साइटोकाइन रिलीज करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को सप्रेस करते हैं और दे एबिलिटी टू फर्टिलाइज द ओवम। तो यानी कि जो आपके कॉपर टी, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कॉपर टी क्या करता है, तो कॉपर टी जो होता है वो क्या करता है, इनिबिट करता है, किसको इनिबिट करता है, किस प्रोसेस को इनिबिट करता है, तो फर्टिलाइजेशन को इनिबिट करता है, ठीक है? इसको याद रखना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन को इनिबिट करता है, बेसिकली ये स्पर्म की मोटेलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है? 3 से 5 साल में इसको रिलीज कर दिया जाना पड़ता है, रिप्लेस करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम का डिपोजिशन होने लगता है। कॉपर टी 380 ए करके रिप्लेसमेंट पीरियड इतना है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कॉपर टी के नाम दिए गए हैं। इसमें एक जो आपका हाईलाइट करके दिया है, मल्टी लोड कॉपर टी 250 और मल्टी लोड कॉपर टी 375, इस नाम से ये आते हैं, राइट? तो ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो पिछले साल आईसीएमआर में आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आपका हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी जो होते हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने क्या बताया था, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो आपका क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो क्या करता है,
आपका प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, तो हम इस तरीके की भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन के एंटी हों, ठीक है? तो हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इंक्लूड प्रोजेस्टेरॉन जो कि आपका प्रोजेस्टेड एंड लेवोनोर्जिस्ट्रॉल होते हैं जिनको एलएनजी-20 बोलते हैं, ठीक है? इनको याद रखिएगा दीज़ डिवाइस रिलीज़ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हार्मोन व्हिच सप्रेस एंडोमेट्रियम चेंजेस एंड चेंजेस इन सर्वाइकल काज एंड एबुलेशन या इनसफिशिएंट ल्यूटेल एक्टिविटी जिससे क्या होगा कि वो ओवर एग रिलीज़ नहीं होगा। इसके अलावा आपके ओरल कंट्रासेप्टिव में आपको बता दिया है जिसमें क्या होंगे आपके प्रोजेस्टेरॉन्स वगैरह होते हैं। प्रिपरेशन कंटेनिंग आइदर प्रोजेस्टिन और सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन अलोन लिए जाते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन लिया जाता है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा जो कि आपके ओरली लिए जाते हैं 21st डे इन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम 5th डे। तो इस तरीके से इनका अपना प्रोसेस होता है। बेसिकली ये क्या करते हैं हार्मोनल पिल्स जो होते हैं वो इन्हिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन करते हैं। यूट्रस को ऐसा कर देते हैं कि वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए। तो ये इनकी एक्टिविटी होती है और कुछ टेक्निक में क्या होता है कंबाइंड पिल्स को भी यूज किया जाता है मतलब कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों को यूज किए जाते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है वो ओव्यूलेशन को इनहिबिट करता है मतलब ये जो आपका इसका कंपाउंड है ये पर्टिकुलर इसको इनहिबिट करेगा। प्रोजेस्टिन जो होता है वो भी आपका एनओवुलेटरी होता है जो कि आपका एलएच के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। इसमें जो आपका नाम आता है वो माला डी वगैरह होते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके मिनी पिल्स होते हैं जो प्रोजेस्टेरॉन कंटेंट होंगे मतलब आपके केवल प्रोजेस्टेरॉन होंगे तो उनको हम मिनी पिल्स बोलते हैं। और सहेली का तो नाम आपको पता ही हो गया है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है, वंस अ वीक लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया आपके लिए, ठीक है? इसके अलावा कुछ आपके इंजेक्टेबल डिवाइसेस होते हैं, इनको भी पढ़ लीजिएगा, कुछ विशेष खास नहीं है, ठीक है? इसके अलावा कुछ इम्प्लांट होते हैं जो कि मतलब क्या किए जाते हैं इम्प्लांट कर दिए जाते हैं सबडर्मली फॉर प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन। इसके बाद ये एक चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या बताया गया है कि सबसे ज़्यादा फेलियर रेट वगैरह को लेकर बताया गया और सबसे ज़्यादा इसमें किसकी सक्सेस ज़्यादा है, ठीक है? तो नेचुरल रिदम जो है वो 20 से 30% केस में माना गया। ये 100 वीमेंस पे एनालिसिस किया गया है, ठीक है? तो इम्प्लांटेड कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है? तो ये आपको याद रख लीजिएगा। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है ट्रीटमेंट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स या सेक्स असॉल्ट कंडीशन या मिस्ड पिल्स एंड अदर रीजन व्हिच हैव रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी। होता क्या है कि कभी-कभी क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, हम अवेयर नहीं होते हैं और चीज़ें गलती से क्या हो जाती हैं कि हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो जाती हैं। उस कंडीशन में आपको कॉन्ट्रासेप्टिव की आवश्यकता होती है जिसको हम इसका जो सेकंड नाम होता है उसको मॉर्निंग आफ्टर पिल्स बोलते हैं। याद रखिएगा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, ठीक है? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इसको बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। दे आर आल्सो अवेलेबल इन इंडिया अंडर फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सिंस 2002 के इसको दिया मतलब स्टार्ट के बाद ही ये अवेलेबल है। ठीक है? यहाँ पे क्या होता है इसका जो आपका चूँकि आपको पता है कि प्रोजेस्टेरॉन क्या है आपका प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो प्रेगनेंसी को अगर आपको रोकना है, ठीक है? मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, अगर आपको प्रेगनेंसी को इन्हिबिट करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा एंटी प्रोजेस्टेरॉन सब्सटेंस देने होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो था वही तो कार्य कर रहा था। तो एंटी प्रोजेस्टेरॉन आप सब्सटेंस देंगे और उसका जो कॉमन नेम है वो आपका क्या है मिफिप्रिस्टोन। ये सिंगल पिल ट्रीटमेंट होता है या फिर आप क्या कर सकते हैं इंसर्शन ऑफ आईओडी विदिन 72 आवर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। तो ये 2 मेथड होते हैं, हालाँकि कभी-कभी मान लीजिए कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया या सेक्सुअल असॉल्ट कंडीशन में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातें थी, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स इनको बोला जाता है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन दिया जाता है, मिफिप्रिस्टोन का नाम याद रखिएगा। सिंगल पिल ट्रीटमेंट होता है और या तो फिर आपके पास एक तरीका ये होता है कि आप तुरंत ही जाके आईओडी का सहारा ले लीजिए। आईओडी जो होते हैं वो बिफ़ोर आपको क्या करना है बिफोर 72 आवर आपको क्या करना है इंजेक्ट करा लेना है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या होती है सर्जिकल मेथड्स होते हैं। अब जब ये सारी स्टोरी हो गई हमने नेचुरल पढ़ लिया, हमने बैरियर पढ़ लिया, हमने हार्मोनल पढ़ लिया, ठीक है? अगर इन सब चीज़ों से भी मतलब जो बहुत मतलब कह सकते हैं कि जो तगड़ा मेथड और होता है वो क्या होता है सर्जिकल मेथड होता है जो कि आपने अपने आस-पास के क्षेत्रों में देखा होगा, सरकारी अस्पताल में चीज़ें अवेलेबल होती हैं। टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग होता है। इसमें क्या होता है ये परमानेंट मेथड में आता है, इसको याद रखिएगा। ये क्या प्रोसेस है, ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है बेसिकली, ठीक है? ये आपका परमानेंट प्रोसेस होता है।
फैमिली प्लानिंग वेयर देयर इज़ नो नीड ऑफ रिप्लेसमेंट ऑर्गन बट द रिवर्सिबिलिटी जो होती है वो आपकी पुअर होती है। ठीक है? इसमें क्या करते हैं द टेक्निक आल्सो कॉल्ड स्टरलाइज़ेशन प्रोसीजर होता है। इसमें जो होती है आपका वैसेक्टोमी मेल में होता है और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में होता है। ये 2 चीज़ें याद रखिएगा, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो ट्यूबेक्टोमी जो होगा वो आपका फीमेल्स में होगा और वैसेक्टोमी जो होता है वो आपका किसमें होता है? मेल में होता है। तो इसमें सर्जिकल मेथड जो स्टरलाइज़ किया जाता है, मेल को किया जाता है। तो मेल के जो आपके सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, ठीक है? उसमें आपका एक ऑर्गन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है वो वासा डिफरेंशिया होता है, ठीक है? वासा डिफरेंशिया होता है, मैं इसको लिख देता हूँ। तो इसको जो होता है वैसेक्टोमी में इसको काट दिया जाता है या ब्लॉक कर दिया जाता है, वही चीज़ बताई गई है, ठीक है? जिससे स्पर्म जो होते हैं अनेबल टू पास डाउन टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आ पाते हैं। और ट्यूबेक्टोमी में आपको पता ही है कि जब ट्यूबेक्टोमी में किसका करेंगे हम? फैलोपियन ट्यूब का करेंगे, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हो गई है। बाकी आपको एग्ज़ैक्ट नाम याद करने में कोई समस्या आ रही हो तो मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। यहाँ पे जो वैसेक्टोमी आप कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं? वासा डिफरेंशिया का कर रहे हैं, ठीक है? तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक मैं दे रहा हूँ जो कि आप भूलोगे नहीं। तो जैसा कि आपको पता है मतलब एक मैं जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ कि मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, जो खुराफात होता है वो मेल के दिमाग में होता है, मतलब क्या कह सकते हैं, किसी भी लहज़े में आप ले सकते हैं, ठीक है? या सोसाइटी में भी आपने देखा होगा जो मेल-फीमेल में भेदभाव करते हैं, उसमें मेल्स मतलब ऐसा कुछ कहना उचित तो नहीं होगा बट समझने के लिए हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है? तो मेल्स में होता है जो कि क्या करते हैं डिफरेंशिएशन यही कर रहे थे, ठीक है? तो इसी वजह से इनका मतलब जो हम ब्लॉक करेंगे, जो हम उनका कट करेंगे, वो क्या कट करेंगे? वासा डिफरेंशिया कट करेंगे, ठीक है? तो ऐसे हम चीज़ों को समझ लेते हैं क्योंकि हमको 4 नंबर पाने से मतलब है, हमको 2 नंबर पाने से मतलब है, चाहे वो हमारा कैसे भी याद हो, ठीक है? मुझे आपको कैसे भी तरीके से याद कराना पड़े, मुझे आपके लिए 2 नंबर लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका 1 क्वेश्चन जो भी हो, 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, मुझे उससे नहीं मतलब है, बस आपका क्वेश्चन सही होने चाहिए, आपके वहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी है। और ये यहाँ पे एक आपको फिगर बना हुआ है वैसेक्टोमी का, ट्यूबेक्टोमी का, दोनों में मेथड में दिया गया है कि इसमें आप क्या करते हैं, 2 वासा डिफरेंशिया होते हैं, उनको कट कर दिया जाता है। यहाँ पर भी 2 ओवाडक्ट कट कर देते हैं। यहाँ पे स्पर्म नहीं मूव कर पाएँगे, यहाँ पे ओवा नहीं मूव कर पाएँगे। ये फीमेल के लिए होता है और ये किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। इसके अलावा कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के, ठीक है? मतलब अगर आप नेचुरल मेथड को छोड़ दीजिए, सारे कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसीजर जो होते हैं वो अननेचुरल होते हैं, देयरफॉर उनके कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट आएँगे, जिसमें आपके एब्डोमिनल पेन होगा, ब्रेक थ्रो होगा, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वगैरह भी होती है। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें भी थोड़ा-सा याद रखिएगा। इसके अलावा इंड्यूस्ड एबॉर्शन एक चीज़ होती है, एबॉर्शन रिफर टू अ प्रीमैच्योर एक्सक्लूज़न ऑफ द कंसेप्शन प्रोडक्ट फ्रॉम द यूटेरस यूजुअली बिफोर द 20th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। इसको याद रखिएगा, ठीक है? अबॉर्शन में भी कभी-कभी स्पॉन्टेनियस भी हो जाता है, कभी-कभी मिसकैरेज होता है। व्हेन बर्थ कंट्रोल मेथड्स आर नॉट यूज्ड फेल टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, इंड्यूस्ड अबॉर्शन में भी परफॉर्म्ड किया जा सकता है, ठीक है? इसमें कुछ ड्रग आपके दिए जाते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ लिया मिफिप्रिस्टोन दिया जाता है जो एंटी प्रोजेस्टिन होगा, जो कि ब्लॉक द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन करेगा। तो बस वही बात आपको बताई गई है, इसको याद रख लेना, ठीक है? इसके अलावा जो आपका होता है, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको क्या बोला जाता है? एमटीपी बोला जाता है। बेसिकली क्या होता है, ये आपका एमटीपी जो होता है, ये एक्ट जो है वो 1971 में भारत में आया। मेनली मीन फॉर प्रिवेंटिंग अननेचुरल मैटरनल डेथ ड्यू टू अनसेफ अबॉर्शन। द एक्ट वाज अमेंडेड इन 2002। अंडरलाइन दिस एक्ट, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी डन अप टू 20 वीक तक हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है? तो इसको आप याद रखिएगा, 20 वीक तक हम क्या कर सकते हैं? प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। इफ द प्रेगनेंसी इज़ लाइकली टू प्रोड्यूस ए कॉन्जेनाइटल मतलब कोई भी मतलब अगर हमें पता चल जाता है कि वो बच्चा जो है वो मतलब उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह की कंडीशन, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूँ, ठीक है? या फिर अगर कोई एक दुर्भाग्यपूर्ण केस जो होता है वो आपका रेप का केस होता है, तो ऐसे चीज़ों में, ठीक है? या आपका कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है, मतलब जो कि लाइकली टू हार्म द मदर को हार्म कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में मतलब अबॉर्शन को कराया जा सकता है। ये भारत सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसको 1971 में आया, जो कि 2002 में ये जो था वो आपका हो गया, ठीक है? तो ये
चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, 20 वीक तक हम कर सकते हैं। इसके अलावा एमटीपी सेफ क्या होता है? इफ इट इज़ परफॉर्म्ड अप टू 12th वीक, 12th वीक को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं, मतलब 3 महीने तक आप कर सकते हैं, ट्राइमेस्टर इसको बोला जाता है, ठीक है? क्योंकि 1 महीने में आपके 4 वीक होते हैं, ठीक है? तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 वीक हो जाएगा, 12 वीक जो होता है वो आपका 1 ट्राइमेस्टर के बराबर होता है। तो ये टेक्नोलॉजी टर्म है, हो सकता है आईसीएमआर आपसे पूछ ले, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, इसमें हम क्या-क्या यूज़ करेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, मिफेप्रिस्टोन, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट नाम याद रखिएगा, ठीक है? और इस तरीके से होता है, बाकी आपका प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज़ एक्ट, इसको आप मिसयूज़ भी ना कर सको, इसको भी किया गया। तो ख़ैर कुल मिला के हर चीज़ की पॉज़िटिविटी है, नेगेटिविटी है, दोनों चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अपना कार्य करती है, ठीक है? तो ख़ैर मैंने एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, जो कि आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। तो ख़ैर अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या ये पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो मैं कुछ ऐसा-वैसा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके काम का ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? और काम का ये है जो कि ये क्वेश्चन आपके आईसीएमआर पिछली बार पूछा गया, मल्टी लोड 375, तो अब तो बता लोगे ना? कॉपर रिलीजिंग आईओडी जो था, ठीक है? अगर यही चीज़ आपका हार्मोन रिलीज़िंग पूछता तो आपका क्या आंसर हो जाता? हार्मोनल रिलीज़िंग में क्या था? एलएनजी-20 ही तो था। ये देखिए यहाँ पे हार्मोनल रिलीज़िंग क्या था आपका? यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, ये आप देख सकते हैं, हार्मोनल रिलीजिंग आईओडी जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? एलएनजी-20 होता है, ठीक है? तो ये चार्ट को याद रखिएगा, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन्स यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इस वजह से मैंने आपको ये पूरी चीज़ें दिखा दी हैं, हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछ लिया जाए। ओरल पिल कंटेनिंग में जब आपका नाम आएगा तो आपको पता ही है, नॉन मीडिएटेड आईओडी भी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है? इसके अलावा एक क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया, जो अभी हमने लास्ट पार्ट में देखा कि प्रेग्नेंसी कैन बी टर्मिनेटेड मेडिकली अप टू, तो प्रेग्नेंसी कितने वीक तक आप टर्मिनेट कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 20 वीक तक है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कब तक सेफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है? तो वो जो होगा सेफ जो कहा जाएगा वो 12 वीक तक अगर आप करते हैं तो वो ज़्यादा सेफ माना जाएगा। मतलब वो सही है, 20 वीक्स वाले में थोड़ा-सा बेबी का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में रिस्क होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है? माँ के जान को खतरा हो सकता है, इस वजह से जो आपका सेफ है, वो यहाँ पे बताया गया है। एमटीपी इज सेफ इफ इट परफॉर्म अप टू 12th वीक, मतलब अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक किया जाए तो ठीक है, और नहीं तो आप 20 वीक तक आप क्या कर सकते हैं, आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो खैर इस तरीके से ये चैप्टर को मैंने खत्म कर दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? इसको समझ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आप पे किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और ये आपके दैनिक जीवन के लिए भी आवश्यक है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने एक और इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर किया है, आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी आप इस वीडियो को और देखिए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।